हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण का लेक्चर नंबर 3। हमने आपको लेक्चर नंबर 2 यानी कि पिछले लेक्चर में सदिश के प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लंबकोणीय सदिश तक आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में। क्लियर? आज हम लोग लंबकोणीय सदिश से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आज भी हम लोग सदिश के प्रकार के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम आपको पिछले लेक्चर की थोड़ी सी जो लंबकोणीय सदिश और जो हमने आपको एकांक सदिश के बारे में बताया था थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, फिर उस पर थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा हमने आपको एकांक सदिश के बारे में बताया था कि एकांक सदिश को हम लोग ए कैप या बी कैप से लिखते हैं और ए कैप का जो फॉर्मूला आया था वो आया था सदिश ए बटा सदिश ए का परिमाण। क्लियर? तो अगर हम लोग को सदिश ए लिखना हो तो सदिश ए बराबर होता है सदिश ए का परिमाण इंटू ए कैप। मतलब हमने आपको बताया था कि एकांक सदिश को सिर्फ दिशा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यानी किसी भी सदिश को अगर आपको लिखना है तो क्या हम लोग करते हैं, सदिश का परिमाण लिखते हैं और उसके दिशा में एक एकांक सदिश को लिखते हैं। क्लियर? ये बातें हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद में हमने आपको लंबकोणीय एकांक सदिश के बारे में डिस्कस किया था कि यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप जो होता है वह लंबकोणीय एकांक सदिश होता है। आई कैप को हम लोग बोलते हैं एक्स दिशा की एकांक सदिश, जे कैप को हम लोग बोलते हैं वाई दिशा की एकांक सदिश और के कैप को बोलते हैं जेड दिशा की एकांक सदिश। क्लियर? आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण और के कैप का परिमाण आपस में समान होता है और यह सभी एक के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी आई कैप का परिमाण इज इक्वल टू जे कैप का परिमाण इज इक्वल टू के कैप का परिमाण, सभी का परिमाण एक के बराबर होता है, एकांक होता है। ठीक है? आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। क्लियर? ये चीजें हमने बताई थी। अब मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि एक सदिश है जिसका परिमाण 5 मात्रक है और यह एक्स दिशा में है, तो इसको कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे, इसको यहां पे समझना है। तो देखिएगा, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है एक सदिश जो एक्स दिशा में है और इसका परिमाण 5 मात्रक है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो यहां पे आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक सदिश जिसका परिमाण 5 मात्रक है और इसकी दिशा एक्स अक्ष की ओर है या एक्स अक्ष में है या एक्स दिशा में है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा, अभी हमने देखा कि किसी सदिश को लिखना है तो पहले उसके परिमाण लिखिए और उस दिशा में आप एक एकांक सदिश को लिखिए। अब देखिएगा यहां पे मान लीजिए एक सदिश, मतलब इस सदिश का नाम हमने ए बोल दिया, तो सदिश ए बराबर क्या लिखेंगे, सदिश ए का परिमाण और इसकी एकांक सदिश, सदिश ए का परिमाण और इसकी एकांक सदिश, मतलब जिस दिशा में होगा। तो यहां पे बोल रहा है कि एक सदिश जिसका परिमाण 5 मात्रक है और इसकी दिशा एक्स अक्ष की ओर है,
तो सदिश का परिमाण 5 हो गया। और x दिशा की एकांक सदिश को लिखेंगे, और x दिशा की एकांक सदिश कितनी होती है, i कैप। तो ये हो जाएगा वेक्टर a बराबर सदिश a बराबर 5i कैप। इसी तरह मान लो अगर लिखा हुआ है सदिश, दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि एक सदिश जिसका परिमाण 10 मात्रक है और इसकी दिशा y अक्ष की ओर है। एक सदिश जिसका परिमाण 10 मात्रक है और इसकी दिशा y अक्ष की ओर है, तो सदिश मान लो ज्ञात करें है, तो सदिश प्राप्त करें। इसमें भी वही चीज लिख सकते हैं, तो सदिश प्राप्त करें ऐसे। तो यहां पर a बराबर हो गया था 5i, क्योंकि मात्रक लिखते हैं, परिमाण लिखते हैं और उसकी एकांक सदिश को लिखते हैं जिस दिशा में होता है। इस तरह यहां पर एक सदिश जिसका परिमाण 5 मात्रक है और दिशा y अक्ष की ओर है, तो मान लीजिए सदिश का नाम b है, तो b बराबर हो जाएगा परिमाण और y अक्ष की एकांक सदिश। चेक है नहीं? मान लीजिए उसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक सदिश जिसका परिमाण 15 मात्रक है और इसकी दिशा z अक्ष की ओर है, तो सदिश प्राप्त करें। क्लियर? तो मान लीजिए इस सदिश का नाम c है, तो c वेक्टर बराबर हो जाएगा 15 इंटू, क्योंकि परिमाण लिखा 15 और z अक्ष की ओर जो एकांक सदिश है उसको लिखेंगे, तो k कैप हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी वेक्टर को लिखना है तो परिमाण लिखिए और उस वेक्टर की दिशा लिखिए। नहीं, किसी भी अगर वेक्टर को लिखना है तो पहले परिमाण और उस वेक्टर की दिशा लिखते हैं, और दिशा लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एकांक सदिश को यूज करते हैं। क्लियर? एकांक सदिश का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में कराया था। ठीक है, मतलब अगर इस तरह कहीं लिखा है एक सदिश जिसका परिमाण 5 मात्रक और इसकी दिशा x अक्ष की ओर एक अक्ष की ओर है, तो सदिश प्राप्त करें, तो ये बराबर 5 इंटू आई कैप। एक सदिश जिसका परिमाण 10 मात्रक है और इसकी दिशा y अक्ष की ओर है, तो सदिश प्राप्त करें, b बराबर 10 j कैप हो जाएगा। एक सदिश जिसका परिमाण 15 मात्रक है और इसकी दिशा z अक्ष की ओर है, तो सदिश प्राप्त करें, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 15 k कैप। क्लियर? ऐसे मान लीजिए, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, हो गया। मतलब किसी सदिश को लिखना है तो परिमाण लिखिए और दिशा लिख दीजिए। और दिशा लिखने के लिए हमने आपको बताया है कि दिशा लिखने के लिए हमेशा एकांक सदिश का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे, एक सदिश P है जो लिखा है 20 आई कैप, तो हम क्या समझेंगे, एक सदिश अगर कहीं पे लिखा है 20 आई कैप, तो हम क्या समझेंगे कि इस सदिश का परिमाण 20 मात्रक है और इसकी दिशा x अक्ष की ओर है, क्योंकि आई कैप को किसके लिए प्रयोग किया जाता है, x अक्ष का एकांक सदिश। क्लियर हुआ? तो ये था आपका एकांक सदिश और आपका लंबकोणीय एकांक सदिश। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं अगला टाइप जो इसका है उसको लिखते हैं
स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, इसको इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। अब मान लीजिए यहां पर कोई एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट नियामक दिया हुआ है x1, y1, z1। मान लीजिए कोई एक बिंदु है जिसका आपको नियामक दे रखा है x1, y1 और z1। अब बोलता है इस बिंदु की स्थिति सदिश प्राप्त करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक मूल बिंदु लेंगे, आप एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर आप एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए x, y, z, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि मूल बिंदु से दिए गए बिंदु तक एक आप सदिश खींच दीजिए। मूल बिंदु से दिए गए सदिश तक आप क्या करेंगे, एक सदिश खींचेंगे और ये जो सदिश होगा इस सदिश को हम लोग स्थिति सदिश के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो यहां पर ये जो बिंदु है वो A है, तो इसको हम लोग बोलेंगे RA सदिश, या इसी को OA सदिश भी बोला जाता है। मतलब इसका अगर हम लोग परिभाषा देखें तो मूल बिंदु से दिए गए सदिश तक जो सदिश खींची जाती है वह उस बिंदु की स्थिति सदिश कहा जाता है। तो यहां पे अगर हम लोग लिखें मूल बिंदु से दिए गए बिंदु तक खींचे गए सदिश को उस बिंदु का स्थिति सदिश कहा जाता है। इसे R ऊपर कैप R वेक्टर से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर एक कोई दूसरा बिंदु है जैसे B और यहां की जो नियामक यानी कोऑर्डिनेट दो दिया है वह x2, y2, z2 दिया है। अब इसका स्थिति सदिश आपको खींचना है तो क्या करेंगे, मूल बिंदु से यहां तक एक सदिश खींच दीजिए और ये जो सदिश होगा इसको हम लोग बोलेंगे बिंदु B का स्थिति सदिश, और इसको RB से सूचित किया जाता है, RB सदिश, या इसको OB भी बोलते हैं, ठीक है। O से यानी कि मूल बिंदु से हम लोग बिंदु B तक एक सदिश खींचे हैं जिसका हेड B बिंदु पर रहता है और इसकी जो टेल है, पूंछ है, वह आपके मूल बिंदु पर रहता है। इसीलिए O से खींचे हैं तो यह OB वेक्टर कहलाएगा और OB वेक्टर बिंदु B की स्थिति सदिश कहलाएगी। अब हम लोग को करना क्या है, OA का मान निकालना है और OB का मान निकालना है, क्लियर। तो यहां OA क्या है, OA बराबर RA और इसको क्या बोलेंगे, बिंदु A की स्थिति सदिश, बिंदु A की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। अब इसको निकालते कैसे हैं, बिंदु A की स्थिति सदिश यानी OA वेक्टर बराबर RA वेक्टर बराबर क्या होगा कि x नियामक में आप क्या करेंगे, i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे,
आपके जो आपका y नियामक है उसमें j कैप से और z नियामक में k कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, यानी कि x1 i कैप, x नियामक में i कैप से, y नियामक में j कैप से और z नियामक में k कैप से, यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका OA वेक्टर या स्थिति A की स्थिति सदिश। ये आता कैसे है? जब हम आपको वेक्टर लॉ कराएंगे, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, आपके सदिशों का जो जोड़ नियम है, जिसमें हम आपको त्रिभुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम और आपके बहुभुज नियम इसके बाद वाले लेक्चर में आ रहा है, तो वहां से ये आपको प्रूफ हो जाएगा कि OA बराबर RA बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप कैसे आता है। क्लियर? वहां से ये चीज प्रूफ होता है सदिश जोड़ नियम से। पहले आप यहां तक इसको मान लीजिए कि अगर आपको A सदिश का स्थिति सदिश निकालना है, बिंदु A का स्थिति सदिश निकालना है, तो x नियामक में i कैप से, y नियामक में j कैप से और z नियामक में k कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। बस इतना तक आप समझ लीजिए। ये जैसे आपको सदिश जोड़ नियम हम करा देंगे, वहां से ये प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको बिंदु B की स्थिति सदिश निकालना है, तो OB वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? RB वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे? बिंदु B की स्थिति सदिश। और जिस तरह आपने A की स्थिति सदिश निकाला है, उसी तरह बिंदु B की भी आप स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। OB बराबर RB बराबर क्या हो जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, क्योंकि जो बिंदु B का नियामक है वो x2, y2, z2 है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हो गया? चलिए, अब यहां पर मान लीजिए आपको दो बिंदु दिया हुआ है और उनके नियामक दे रखे हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि दोनों बिंदुओं की स्थिति सदिश प्राप्त करें। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, क्वेश्चन है बिंदु P और इसकी जो नियामक है 4, -8, 6 तथा बिंदु Q जिसकी नियामक दिया हुआ है 5, 8, 5, 4, -3। बिंदु P इतना तथा Q इतना का स्थिति सदिश प्राप्त करें। ये है क्वेश्चन। ए दिया है, P का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और Q का कोऑर्डिनेट दिया है, नियामक दिया हुआ है, और इसकी स्थिति सदिश प्राप्त करना है। तो हमने बोला कि आपको अगर बिंदु P का स्थिति सदिश प्राप्त करना है, तो इसको लिखिएगा OP वेक्टर, जो RP वेक्टर के बराबर होगा। और इसे आप कैसे लिखेंगे? तो इसका x नियामक 4 है, तो 4 i कैप प्लस -8 j कैप प्लस 6 k कैप। x नियामक में i कैप से, y नियामक में j कैप से और z नियामक में k कैप से। इसको सॉल्व करेंगे तो 4i -8 j प्लस 6k हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको OQ निकालना है, OQ सदिश, ये आपको किसके बराबर हो जाएगा? RQ के बराबर हो जाएगा। कैसे करेंगे? तो फिर x नियामक में i कैप से, y नियामक में j कैप से और आपके z नियामक में k कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है।
तो ये आ जाएगा 5i अब प्लस 4j अब प्लस माइनस माइनस 3, तो ये हो गया बिंदु P की स्थिति सदिश, और नीचे OQ जो है वह बिंदु Q की स्थिति सदिश है। ठीक है, यानी जब भी आपको किसी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना हो तो पहले उस बिंदु का नियामक देखिए, मतलब कोऑर्डिनेट देखिए। एक्स नियामक में आई कैप से गुना कीजिएगा, वाई नियामक में जे कैप से, और जेड नियामक में के कैप से गुना करके जोड़ दीजिएगा। इसका अभी हमने बोला, फिर से बोल रहे हैं कि इसका प्रूफ जैसे हम आपको सदिश जोड़ नियम कराएंगे, यानी कि त्रिभुज नियम जब कराएंगे तो ये आपको वहां से प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, और आपको डायरेक्ट निकालना है तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब आपका अगला टाइप लिखेंगे विस्थापन सदिश। मतलब सदिश का जो अगला प्रकार है वो कौन सा है बाबू? विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया? यहां पर लिखेंगे अगला नंबर विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए से कोई कण जो है अपना गति प्रारंभ करता है और कुछ देर के बाद वह बिंदु बी पर पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर जो बिंदु ए है उसका नियामक है x1, y1, z1, और यहां से एक कण क्या किया, अपना गति प्रारंभ किया और ऐसे चल के वो पहुंच गया बिंदु बी पर जिसका नियामक x2, y2, z2 है। ठीक है, अब हमसे पूछता है कि बताइए कि वस्तु में विस्थापन कितना हुआ, यानी विस्थापन सदिश आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फिर से यहां पर एक आप मूल बिंदु बना लेंगे, आप यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक है, मूल बिंदु बना लीजिएगा यहां पर, ये x आपका y और ये z। ठीक है, पहले जहां से कण अपना गति स्टार्ट किया था, मान लो उसको आप एक सदिश से ज्वाइन कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो ये हो जाएगा बिंदु ए का स्थिति सदिश। और यहां से आप क्या करेंगे, फिर से मूल बिंदु से बिंदु बी को मिला दीजिएगा, तो ये कहलाएगा आपका बिंदु बी की स्थिति सदिश। बिंदु ए का स्थिति सदिश और बिंदु बी का स्थिति सदिश हो जाएगा। अब हम लोग को अगर ए बी निकालना हो तो ए बी को निकालने के लिए आप ए से बी को ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये भी आपका विस्थापन सदिश हो जाएगा। नहीं, या फिर मान लो बी से चल के ए तक गया होगा कौन, तो अगर आपको बी ए निकालना है तो आपको बी से ए तक ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो नीचे वाला हो जाएगा ए बी और ऊपर वाला हो जाएगा बी ए। तो इसी ए बी और बी ए को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन सदिश। यानी कौन या तो ए से बी तक ले जाइए या उसको बी से ए तक ले जाइए या ए से बी तक ले जाइए। ठीक है, तो विस्थापन सदिश हम लोग को निकालना है। तो ए बी और बी ए दोनों विस्थापन सदिश का ही काम करता है। मान लीजिए अगर आपका सदिश ए से चलकर बी तक गया है, सदिश ए से चलकर बी तक गया है, तो इसमें जब आपको विस्थापन सदिश निकालना है तो हमेशा विस्थापन सदिश निकालने के लिए क्या निकालते हैं, आपको ए बी की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए अगर आपको बी से चलकर ए तक गया होगा, अगर आपका कौन
तो BA सदिश निकालेंगे। ठीक है, अब निकालिएगा कैसे, यहां पर देखना है। अगर आपको AB सदिश निकालना है, ये भी आपको क्लियर होगा वहीं जब हम आपको त्रिभुज नियम कराएंगे, वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको AB सदिश निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है BA माइनस OA। ठीक है, BA माइनस OA मतलब B की जो स्थिति सदिश है उसमें से A की स्थिति सदिश को माइनस करना है। AB ट्रिक देखिएगा यहां पर, AB मतलब जो बाद में रहेगा उसको O लगा के, यानी कि मूल बिंदु वाला O लगा के पहले लिखना है और फिर माइनस देना है, और जो पहले लिखा रहेगा उसको बाद में लिखना है। और OA क्या है, हमने आपको बोल दिया है OA क्या होता है, तो बिंदु B की स्थिति सदिश, OB क्या है, बिंदु B की स्थिति सदिश, और OA क्या है, बिंदु A की स्थिति सदिश। तो इसको यहां पर बिंदु B की स्थिति सदिश लिखना अभी आपने सीखा है, तो कितना हो जाएगा B का, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, इसमें से माइनस कीजिएगा x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप को और माइनस करके आप आसानी से लिख सकते हैं x2 माइनस ये हो जाएगा x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। अब देखिए डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको AB निकालना है तो समझना है OB माइनस OA, जो यहाँ पे बाद में लिखा है उसको पहले लिखना है, जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखना है। तो अगर आपको AB निकालना है तो B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, मतलब B के नियामक में से A के नियामक को माइनस कर देना है, और X नियामक में I कैप से, Y नियामक में J कैप से, और Z नियामक में K कैप से क्या करना है, गुना करके जोड़ देना है, तो आपको AB निकल जाए। मान लीजिए इसी तरह आपको अगर BA निकालना है, जैसे कण आपको B से चलकर A तक गया हो, अगर BA निकालना है तो क्या करेंगे, देखो यहां पर A बाद में है तो पहले लिखेंगे OA माइनस OB, मतलब A के स्थिति सदिश में से B के स्थिति सदिश को माइनस करना है, यानी कि आप x1 क्या करेंगे, x1 माइनस x2 इंटू आई कैप प्लस y1 माइनस y2 इंटू जे कैप प्लस z1 माइनस z2 इंटू के कैप, ये हो जाएगा आपका BA। मान लो अगर कहीं पे CD वेक्टर निकालना हो, CD वेक्टर, तो D के नियामक में से C के नियामक को माइनस कर देंगे, X नियामक में I कैप, Y नियामक में J कैप और Z नियामक में K कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो ये निकल जाएगा। तो ये है आपका विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। AB निकालना है, AB तो OB माइनस OA, BA निकालना है तो OA माइनस OB। इस फॉर्मूला को याद रखना है। इसका प्रूफ कहां मिलेगा, फिर से बोल रहे हैं, जब हम लोग त्रिभुज नियम करेंगे सदिश जोड़ नियम में, तब। ठीक है, चलिए हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने 2 पॉइंट दिया है, मान लीजिए आपको यहां पर दिया हुआ है बिंदु P जिसका नियामक दिया हुआ है, यदि बिंदु P का नियामक कैसे लिखेंगे, यदि बिंदु P 4,7,9 तथा बिंदु Q 2,-4,6 हो तो PQ तथा QP सदिश ज्ञात करें। यदि बिंदु P बराबर इतना था, बिंदु Q बराबर इतना हो तो PQ तथा
QP सदिश ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, अगर हमें PQ निकालना है तो फॉर्मूला लिखिएगा OQ माइनस OP, यानी कि बिंदु Q के स्थिति सदिश में से बिंदु P के स्थिति सदिश को माइनस करके लिखना है। या डायरेक्ट हमने बताया था कि Q के नियामक में से P के नियामक को माइनस कर देना है। जहां x आएगा वहां i कैप से गुना कीजिएगा, y में j कैप से और z में k कैप से, सबको गुना करके जोड़ देना है। तो Q में से यानी कि 2 में से 4 जाएगा, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस 4, ये क्या है, x नियामक है, इसीलिए i कैप प्लस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 7 इंटू जे कैप प्लस 6 माइनस 9 इंटू के कैप, यानी Q में से P को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो क्या हो जाएगा बाबू, या माइनस 2i कैप, ये आ जाएगा माइनस 11 जे कैप और ये आ जाएगा माइनस 3 के कैप। तो ये निकल गया हम लोग का PQ वेक्टर। अगर QP वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, QP वेक्टर के लिए लिखेंगे OP माइनस OQ, क्योंकि P बाद में है इसीलिए पहले लिख दिया और यहाँ पर Q पहले इसलिए इसको बाद में लिखा O लगा के, ठीक है। यानी कि अब P में से Q को माइनस कीजिए, P के स्थिति सदिश में से Q के स्थिति सदिश को माइनस करना है, यानी ये आ जाएगा 4 माइनस 2i कैप फिर प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस 4 जे कैप और प्लस 9 माइनस 6 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2i कैप, ये आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 7 4 11 जे कैप प्लस और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के कैप, तो ये QP निकल गया। अब जरा आप ध्यान देंगे कि अगर हमें यहां पर PQ निकल गया है तो चाहे तो आप डायरेक्ट QP निकाल सकते हैं। अगर आप PQ निकाल लिए हैं तो चाहे तो डायरेक्ट आप QP निकाल सकते हैं। क्यों, देखिएगा कि PQ बराबर क्या होगा, क्या माइनस QP के बराबर होगा। अगर इसमें से माइनस हम लोग कॉमन ले लें, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 11 जे कैप और प्लस 3 के कैप आएगा, देखिए तो यही आएगा। तो क्या ये QP के बराबर है, तो माइनस QP वेक्टर होगा कि नहीं। 2i कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 3 के कैप क्या माइनस QP के बराबर है। तो इस चीज को याद रखना है, नोट करके क्या याद रखेंगे कि आपको अगर PQ वेक्टर है तो PQ वेक्टर जो होगा वो माइनस QP वेक्टर के बराबर होगा। या ऐसे अगर आपको AB वेक्टर निकल चुका है तो जो BA वेक्टर होगा वह AB वेक्टर बराबर माइनस BA वेक्टर होगा। तो कोई एक वेक्टर निकाल लीजिए और आपको दूसरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB निकला हुआ है, अगर BA निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस चीज को भी आपको नोट याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने PQ वेक्टर निकाल लिया इतना, अगर QP बोलेगा तो इसी में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे यही चीज तो आ रहा है। तो इस चीज को याद रखना है कि AB वेक्टर जो होता है वह माइनस BA वेक्टर के बराबर होता है, या फिर आपका जो PQ वेक्टर होता है वो माइनस QP वेक्टर के बराबर होता है। इसको हम लोग एक दूसरे को ऋणात्मक सदिश भी बोल सकते हैं। याद कीजिए, ऋणात्मक सदिश हमने बोला था परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो तो फिर वो क्या कहलाएगी, ऋणात्मक सदिश। और आपने अभी फिगर में भी देखा था कि अगर आपका AB वेक्टर ऐसे है तो BA वेक्टर क्या है, परिमाण में सेम, यानी तीर की लंबाई क्या थी, सेम थी, तीर की लंबाई आपका सेम थी और दिशा अलग था, तो ये था आपका BA वेक्टर। अगर ऊपर वाला AB वेक्टर और नीचे वाला क्या था, BA वेक्टर, तो एक दूसरे के क्या हैं, ऋणात्मक सदिश हैं। तो AB बराबर माइनस BA। क्लियर। तो ये था आपका विस्थापन सदिश।
और लास्ट, अब सदिश का जो लास्ट टाइप है उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं, जिसका नाम है संगामी सदिश या समवर्ती सदिश, और इंग्लिश में बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर। इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग डालेंगे समवर्ती अथवा संगामी सदिश। लिखेंगे लास्ट समवर्ती अथवा संगामी सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर्स, कनकरेंट वेक्टर। देखिएगा इसका जो डेफिनेशन है, वैसा दो या दो से अधिक सदिश, वैसा दो या दो से अधिक सदिश जिसकी क्रिया रेखा एक बिंदु पर हो, उसे समवर्ती अथवा संगामी सदिश कहा जाता है। अर्थात मान लीजिए बहुत सारे सदिश हैं जो एक ही बिंदु से निकल रहा हो या फिर एक ही बिंदु पर आके मिल रहा हो, तो उनको हम लोग संगामी अथवा समवर्ती सदिश कहते हैं। यहां लिख देंगे वैसा दो या दो से अधिक सदिश जिसका क्रिया बिंदु एक ही हो, अर्थात सभी सदिश एक ही बिंदु से निकल रहे हो अथवा एक ही बिंदु पर मिल रहे हो, तो इन्हें संगामी अथवा समवर्ती सदिश कहा जाता है। तो मान लो यहां पर ऐसे कोई सदिश ए है, मान लो यहां पर एक सदिश बी है, और मान लीजिए यहां पर एक सदिश सी है। ये तीनों सदिश इस पी बिंदु से निकल रहा है, अर्थात ये तीनों के तीनों संगामी सदिश है। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये आपका सदिश P है, मान लो इधर से आपका सदिश Q है, और मान लीजिए इधर आपका एक सदिश R है। अगर इनको हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करें, तब भी क्या हो रहा है, तीनों एक ही बिंदु पर आके मिल जाएगा। अगर पीछे की ओर खींचेंगे तो ये भी आपका एक संगामी सदिश कहलाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं पी क्यू आर, या फिर ए बी सी डी। यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी और वेक्टर सी संगामी सदिश हैं। और यहां क्या हो जाएगा, P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर संगामी सदिश हैं, संगामी सदिश है। मतलब इसकी जो क्रिया रेखा है इनका, वह एक ही बिंदु पर है, और यहां पर ये आपका जो तीनों सदिश है वह एक ही बिंदु से निकल रहा है। तो ये सब क्या है, संगामी सदिश है। क्लियर।
तो आज हम लोग का खत्म होता है सदिश के प्रकार, यानी कि इसके लिए हमने 2 आपको लेक्चर कराया, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। वेरी वेरी थैंक